राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों ने 23 अगस्त को यहाँ उत्तराखंड सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के बैनर तले एक मीटिंग करी। इस मीटिंग में पेंशनर संगठनों के शीर्षस्थ पदाधिकारियों ने भाग लिया और सबने एक स्वर से समिति को मजबूत बनाने की पर बल दिया। और इस बैठक में गोल्डन कार्ड के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किए जाने समेत पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन और पेंशन बढ़ोतरी और नोशनल इंक्रीमेंट केंद्र की तर्ज पर जनवरी 6 से दिए जाने जैसी प्रमुख मांगों पर गहन मंत्रणा हुई। और सर्वसम्मति से जो बैठक में सभी लोगों के विचार विमर्श हुआ, उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि समस्याओं के समाधान के लिए प्रथम विकल्प संवाद है और अंतिम विकल्प आंदोलन है। इसलिए सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि अंतिम विकल्प में जाने से पहले हम प्रथम विकल्प पर जाएंगे और संवाद के जरिए समाधान कराएंगे समस्याओं का, और संवाद के जरिए अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर अंतिम विकल्प के रूप में आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से इस बैठक में जो अध्यक्षीय संबोधन में समिति के मुख्य संयोजक और सेवानिवृत्त अपर सचिव सुमन सिंह वालिया जी द्वारा जो अपने अध्यक्षीय संबोधन किया, उसे आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाओं को समय से नहीं दिया जा रहा है और अकस्मात कई हादसे हुए हैं। इसी उपचार को समय से न होने के कारण हमारा संगठन प्रति महीने में प्रथम सोमवार को परेड ग्राउंड में एक बैठक अवश्य करता है। तो हमारी जो है इन्हीं बिंदु पर अधिकांश लोग ये चर्चाएं होती हैं और मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, संगठन के रूप से हमने वार्ता की है। उनके द्वारा भी हमको आश्वासन दिया जाता रहा है। गत वर्ष इसी गोल्डन कार्ड से संबंधित माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी जो सामने बैठते हैं, इसी चौराहे पर हमने पूरे प्रदेश के लोग हजारों की संख्या में उपस्थित होकर यहाँ पर प्रदर्शन किया था। लेकिन गोल्डन कार्ड के संबंध में कोई ठोस निर्णय आज तक नहीं हो पाया। उनको लीड करते हैं या किसी भी मामले में पहल करते हैं, घर हो या संगठन हो, तो हमें अगर अपना नज़रिया ऐसा रख के चला जाए तो समाधान, विकल्प, रास्ते जरूर निकलेंगे, कहीं न कहीं निकलेंगे। जैसे मैं बिंदुवार बातों पर आता हूँ और इसी नज़रिए पर फोकस रखते हुए अपडेट के साथ आपको अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले बात आई गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड में अभी तक का अपडेट आपको पता है। आ रही कठिनाइयों के बारे में भी आप लोग व्यवहारिक रूप से रूबरू हैं और उसकी प्रक्रियागत चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और एस्टेब्लिश्ड लॉ और पॉलिसी क्या है, इसके बारे में भी आप लोग वाकिफ हैं। दो बातें स्पष्ट तौर पर इसमें समझनी होंगी हमें कि बाकी एजेंडा के हमारे और भी जो डिमांड्स हैं, मांगे हैं, वो स्पेसिफिक पेंशनर्स से जुड़ी हुई, लेकिन गोल्डन कार्ड सेवारत और पेंशनर्स दोनों का कॉमन इशू। तो जैसा कि ओमवीर जी ने कहा, आप लोग भी जानते हैं कि भाई पेंशनर संगठन कार्य बहिष्कार जैसा ब्रह्मास्त्र हमारे पास नहीं है, लेकिन
एज अ सीनियर सिटीजन, पांडे जी ने भी कहा कि हम अपने को समाज का वर्किंग कार्मिकों से ज़्यादा जिम्मेदार कार्मिक समझते हैं, हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक अपने को समझते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और सीनियर सिटीजन्स को जो लीगल राइट्स मिले हैं वेलफेयर स्टेट में, हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर का प्रश्न है। और हम तो एक पेंशनर हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि अधिवरस्था आयु के बाद भी हम लोग अपने परिवार का जो भी हम पर निर्भर हैं, हम लोग गुजर बसर जीवन यापन अपना कर पा रहे हैं। आगे परिस्थिति क्या होगी ये आप लोग जानते हैं। गोल्डन कार्ड क्योंकि सेवारत और पेंशनर्स दोनों का इशू है, और एक एक अलग अलग संगठन अगर किसी भी मामले में वो प्रक्रियागत चीज हो, या जो गैप फंडिंग का प्रश्न हो, या और कोई प्रक्रियागत चीज हो, या डीडीओ के यहाँ से बिल काउंटर साइन वाली बात हो, या जो भी हो, तो इसके बारे में एक तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सेवारत संगठनों से तालमेल भी हमें बना के चलना पड़ेगा, और इसके प्रयास भी हुए हैं, पहल भी हुई है, और इसमें मीटिंगें भी हुई है। तो इसमें 3-4 इशू मेन है गोल्डन कार्ड में। एक तो जो लोग छूटे और जुड़ना चाहते हैं, इस बारे में ओमवीर जी को भी संज्ञान में है। हम लोग सचिव मेडिकल हेल्थ से मिले थे, आर राजेश कुमार जी से, औपचारिक रूप से हम लोगों ने ये अनुरोध भी किया था, और प्राधिकरण के सीईओ आनंद श्रीवास्तव जी भी मीटिंग में उस दिन थे। सैद्धांतिक रूप से सचिव महोदय और प्राधिकरण की ओर से उस पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी, यानी सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। उसके बाद लेकिन अंत में उन्होंने ये कहा था कि इस बारे में एक बार आप लोग माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध कर लीजिए। और उसके बाद मैं तो दुर्भाग्यवश उस दिन कहीं आउट ऑफ द स्टेशन था, ओमवीर जी आप लोग गए थे, मंत्री जी से मिले थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक उस पर कार्रवाई अधिकृत रूप से नहीं हो पाई है। और जैसा आंकड़ा आपने नेथानी जी ने बताया, जो तथ्य सामने हैं, 2020-21 से 23-24 तक जो अंशदान आया प्राधिकरण के पास, और जो व्यय हुआ, व्यय कम था, अंशदान अधिक था, लेकिन उसके बाद 23-24 और 24-25 में अंशदान के सापेक्ष व्यय में जो बढ़ोतरी हुई है, 23-24 में दुगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी। तो ये संदेह पैदा करता है कि भाई ये कैसे, क्यों हुआ। तो इसी चीज को दूर करने के लिए आप लोगों के सुझाव भी आए कि प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि शंका न हो। पारदर्शिता के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए, जैसे जो भी पेशेंट है उसके भी काउंटर साइन बिल पर हों, ये भी एक तरीका है। दूसरा, जहाँ भी पेंशनर रह रहे हैं वर्तमान में, वहाँ के जो डीडीओ हैं वहीं से औपचारिकताएं हों, जिससे व्यवहारिक आने की दिक्कत ना हो संबंधित पेंशनर को। तो कुछ ऐसी चीजें हैं प्रक्रियागत जिनको अपना कर हम पारदर्शिता इसमें ला सकते हैं। और जो आशंका हमें लगती है कि भाई अंशदान और व्यय में इतना गैप कैसे आया, उसी में इसीलिए हमारे नेथानी जी बार बार कहते हैं, ये मंतव्य भी हमारा बना कि इसका औपचारिक ऑडिट होना चाहिए, तो ताकि हमें तथ्य पता लगे। इंटरनल ऑडिट तो वो तो ठीक है, वो तो आप सीए हायर कर लेंगे, उसे देना ही देना है। गलत काम को भी जस्टिफाई करने के लिए वो तो करेगा, उसे तो वहाँ से मिलना ही है मेहनताना। तो ये नहीं, जैसा आपने कहा कि एजी का या स्पेसिफिक ऑडिट होने चाहिए। तो इससे मुझे ये लगता है कि जो ये गैप है, तो इस पर अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी प्राधिकरण की, तो ये गैप भी शायद कम होगा। और गवर्नमेंट को जो लोन के रूप में पैसा प्राधिकरण को देना पड़ रहा है,
जो आज की परिस्थिति में अंतहीन लगता है हमें कि ये परिस्थिति कभी सुधर पाएगी। तो इसका तरीका यही है कि पारदर्शिता आए, प्राधिकरण से संबंधित कार्यों में ऑडिट हो, और अंशदान बढ़ाने के लिए अगर हमारे 35-36 हज़ार लोग और जुड़ना चाहते हैं, उन्हें अगर अवसर मिलता है, इस बारे में सैद्धांतिक सहमति है, लेकिन उस पर औपचारिक निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, तो उनको मौका मिल जाए तो हमारा अंशदान भी काफ़ी बढ़ जाएगा। अंशदान भी बढ़ेगा तो गैप थोड़ा सा, जो व्यय और अंशदान का जो गैप है, शायद ये भी कम। तो कुछ व्यवहारिक रास्तों पर हमें विचार करना पड़ेगा। तो इस पर, जिस पर सारे संगठनों का, सेवारत और पेंशनर संगठनों का, जिन जिन इन प्रक्रियागत और जो भी ये चीज़ें हैं, विरोधाभासी चीज़ें हैं, कठिनाइयाँ व्यवहारिक हो रही हैं, उसके बारे में जो कंसेंसस बना है, आप लोगों की राय आई, वो हमारे कार्यवृत्त में आज औपचारिक रूप से हम जारी करेंगे। वो नोट किया गया है नोटियाल जी और नथानी जी के द्वारा, और जो कंसेंसस बना है उसे हम औपचारिक तौर पर प्राधिकरण को, शासन में हम लोग मीटिंग की मंशा जो भी रही वो हम गंभीरतापूर्वक सूचित भी करेंगे और उसे आगे फॉलो अप करके उसे मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दूसरा बिंदु, हाँ, राशिकरण का। तो राशिकरण के बारे में आप लोग वाकिफ ही हैं कि हमारे स्टेट में कहाँ तक मामला पहुँचा, और हिमाचल में, यूपी में, भारत सरकार या कोर्ट में क्या क्या इंटरिम ऑर्डर्स आए, फाइनल ऑर्डर्स क्या क्या हुए, काफ़ी कुछ आप लोग वाकिफ हैं। और ये भी वाकिफ है आप लोग कि इस मामले में हम लोगों ने क्या क्या प्रयास किए और कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी। कमेटी ने स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी थी, और वही किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाए ऐसा कुछ कह के थोड़ा सा उसे ट्विस्ट कर दिया था। तो इसीलिए गवर्नमेंट के सामने ये विकल्प बच गया था कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ बचने के लिए कहीं कुछ डेटा और लाओ, कंपैरिजन करो, ये सब चीज़ों में। हालांकि हम लोग अभी जब भी पिछली बार मुख्य सचिव महोदय से मिले थे, तो इस स्पेसिफिक इशू पे चीफ सेक्रेटरी साहब का ये कहना था कि यार वो रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन उतना जितना गैप आप लोग कह रहे हैं 15 साल और 10 साल 8 महीने वाला, उतना गैप उतना दिखता नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। लेकिन अब वो फैक्चुअल रिपोर्ट क्या है वो अनुभाग तक तो नहीं, लेकिन चीफ साहब को फीडबैक ये डायरेक्टर ने या कमेटी ने दिया है, जैसा वो मौखिक रूप से कह रहे थे, आप भी थे ना, तो कह रहे थे बहुत गैप नहीं आ रहा। लेकिन इस पर काफ़ी कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि भाई जहाँ पर प्राइवेट तरीके से बैंकों से हम लोन लेते हैं, आज की डेट में भी 7-8% में इजी शर्तों पे लोन मिल रहा है आपको। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई राशिकरण 40% हम कर सकते हैं, तो अगर हमें प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, तो वो सुविधा है कि असुविधा है। तो और फिर खासकर सीनियर सिटीजन जो पेंशनर हैं हम लोग, तो उनको अपनी कमाई का जरिया बनाना तो वैसे भी सैद्धांतिक रूप से भी सही नहीं है। कैलकुलेशन के हिसाब से ना है कि वो जो गणना की गई है 10 साल 8 माह तक ही होना चाहिए, वो जस्टिफाइड है। तो हालांकि डेटा क्या डायरेक्टरेट वालों ने दिया उस पर अभी क्योंकि देखा नहीं, मौखिक इतनी बात चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोली थी, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर हम और स्थिति को तथ्यपरक रूप से और देखना चाहेंगे। लेकिन अपनी बात हमें जो रखनी थी हमने रखी। तो ये है। नेक्स्ट इशू था पेंशन बढ़ोतरी का 65, 70, 75 और 80 में। वो इशू भी कमेटी के सुपुर्द किया गया था, उसमें भी डेटा आना था, तो उस पर भी डेटा औपचारिक रूप से वित्त अनुभाग 10 ये काम देखता है, अनुभाग तक तो नहीं पहुंचा है। लेकिन इस पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने ज़्यादा कुछ अधिकृत वैसा मंतव्य नहीं दिया अपना, लेकिन हम लोगों ने जो अपना ज्ञापन दिया उसके साथ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल का जो जियो था वो सपोर्टिंग अपने जस्टिफिकेशन के लिए हम लोगों ने वो लगाया। उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है, तो हमने कहा ये ऐसा हिमाचल में हो गया है, उसका जियो इसके साथ इंक्लूड हमने किया है।
तो अपने ओर से हम जो जस्टिफिकेशन दे सकते थे वो हमने दिया है, और इस बीच हमने वार्ता के लिए भी समय मांगा है। तीनों इशू उस पर हैं, क्योंकि गोल्डन कार्ड प्राधिकरण का इशू है, गोल्डन कार्ड भी हमने लास्ट में डाला है, लेकिन 3 मुख्य इशू जो हैं समय मांगा है, जो समय प्रतीक्षित है चीफ सेक्रेटरी साहब की ओर से। बीच में वो भी छुट्टी पर अब्रॉड गए हुए थे, ये आपदा, धराली की आपदा और ये विधानसभा सत्र आने की वजह से वो समय नहीं मिल पाया है। तो वो जो हमारा लेटर था वो अनुभाग में गया है, उस पर बिंदुवार टिप्पणी मांगी गई है, तब शायद समय चीफ साहब उस पर देंगे। तो कोशिश करेंगे, नैथानी जी और मैं ट्यूसडे को कोशिश करेंगे एक बार हम लोग सचिवालय जाकर अनुरोध करने के साथ औपचारिक हमें समिति को समय है नोशनल इंक्रीमेंट भी होगा हाँ, इनमें? दिया जाए। अब नेक्स्ट इशू नोशनल इंक्रीमेंट वाला पांडे जी है। नोशनल, हाँ मैं आ रहा हूँ नोशनल में आ रहा हूँ। इसके बाद नोशनल इंक्रीमेंट का इशू तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था, गोल्डन कार्ड के अलावा जो इशू तीसरा है। नोशनल इंक्रीमेंट वाले में आपको पता है पांडे जी ने जो अपना व्यक्तिगत मौन उपवास 48 घंटे का पहले नोटिस दिया, और उन्होंने हालांकि व्यक्तिगत रूप से अपना वो निर्धारित किया था, उनकी इच्छा थी, लेकिन क्योंकि इशू कॉमन था, ये बात अलग है कि वो भी उससे आच्छादित हैं, लेकिन इशू हमारे क्योंकि शुरू से ही वो डिमांड्स में है, एजेंडा में रहता आया है और उसे मुकाम तक पहुंचना है। और हमारी जो हल्द्वानी की शाखा है तो ज़्यादातर लोगों की इनके जो कार्यक्रम था उससे सहमति थी। तो औपचारिक रूप से क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, चीफ सेक्रेटरी साहब से समय नहीं मिल पाया था तब तक, और बीच में वरिष्ठ नागरिक क्या सलाहकार परिषद है, उनके वर्मा जी दायित्वधारी हैं, तो आप भी आए हैं उनकी ओर से, तो उन्होंने भी इस पर दखल दिया। माननीय विधायक बंशीधर भगत जी ने भी इस मामले को गंभीरता से लेकर औपचारिक रूप से गवर्नमेंट को लिखा। तो इस पर अंत में यही हुआ कि क्योंकि समय की कमी को देखते हुए समिति की औपचारिक बैठक करना संभव नहीं था, तो नैथानी जी और हमने आपस में चर्चा करके ये हमने लिख के दिया, अनुरोध किया पांडे जी से कि अभी की परिस्थितियों को देखते हुए आप इसे स्थगित कर दीजिए। और वहाँ पर श्री वर्मा जी माननीय दायित्वधारी वो भी गए, और हमारे करीब 50-60 लोग हल्द्वानी शाखा के हमारे वहाँ पर उपस्थित थे। और कुल मिला के मेरा अपना उसका अनुभव ये कहता है कि उससे संदेश अच्छा ही गया, और उस मांग को जहाँ जहाँ अथॉरिटीज़ को, मीडिया को जितना संज्ञान लेना था लिया गया, और उससे उस इशू की गंभीरता निसंदेह बढ़ी। मैं इस मामले में पांडे जी को बधाई देना चाहता हूँ। तो अच्छा, इसमें फिर जहाँ तक गवर्नमेंट लेवल की बात है, तो अब ओमवीर जी ने कहा कि भाई अगर भारत सरकार या यूपी गवर्नमेंट जब तक किसी मामले में निर्णय नहीं ले लेती है, आदेश नहीं कर देती, तो यहाँ हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक तथ्य है ये, लेकिन संपूर्ण तथ्य ये नहीं है। कई मामले ऐसे भी हैं जहाँ हम यूपी से आगे हैं, कई मामले ऐसे हैं जहाँ पर अभी अन्य राज्यों में काफ़ी कुछ हुआ है, हम जीरो पर हैं। यूपी में तो आज की डेट में सेवारत कार्मिकों के लिए अवकाश रोजगार नियमावली तक है, आपके संज्ञान में है या नहीं। सेवा में रहते हुए कर्मचारी 5 साल तक दूसरे रोजगार के लिए अवकाश ले सकता है, इसकी 309 की नियमावली है। वहाँ पर 5 साल कहीं वो अब्रॉड में भी नौकरी कर सकता है, 5 साल बाद दोबारा आ सकता है। और वहाँ पर एक और नियमावली, कई चीज़ें ऐसी हैं। तो थोड़ा सा मैं कार्मिक विभाग में रहना हुआ, या अभी भी थोड़ा एकेडमिक ट्रेनिंग्स में मेरा आना जाना रहता है, तो थोड़ा कोशिश करते हैं कि अपडेट ले लें इस मामले में कहाँ क्या है। तो इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये पूछा कि आप लोग 2023 से तो हमने दे दिया, आप लोग 1/1/6 की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों, वाई पूछा ना, पूछा।
तो यूपी के जियो की पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर। तो साहब लॉजिक तो उसकी पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार है। तो वेतन आयोग तो भारत सरकार करता है, तो भारत सरकार की वेतन आयोग की संस्तुतियां उन्होंने मानी, तो साहब हम क्यों नहीं माने? तो लॉजिक तो अपने आप ही स्पष्ट है, वो प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। तो फिर चीफ साहब कुछ नहीं बोले। तो कहने का आशय ये है कि जो भी हम ये डिमांड और उसका लॉजिक गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, तो वो एक तरह से वैधानिक रूप से जस्टिफाइड तो है। लेमैन को ये लग सकता है कि भाई 23 से तो दे दिया, आप 6 से मांग रहे हो, लेमैन को ये लग सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलती, रूल ऑफ लॉ। जहां पर कोई चीज मैंडेटरी है तो गवर्नमेंट को निर्णय लेना पड़ेगा। उसमें एक व्यक्ति उससे प्रभावित है या 100 व्यक्ति प्रभावित है, ये सेकेंडरी चीज है। तो इसीलिए हमारा काम संगठन के तौर पर यह है कि हम लीगली प्रोसीजरल के हिसाब से उसके वित्तीय उपाय हो सकते हैं। तो सरकारें क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग में हम जी रहे हैं उत्तराखंड राज्य में, तो ये प्रश्न तो वित्त विभाग के लिए, शासन के लिए बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है कि भाई इसमें कितना व्यय बाहर आएगा। ये तो होता ही है, आप अपना घर चलाते हैं, हम चलाते हैं, तो सरकार है जहाँ पर सैलरी देने के लिए तक फाइनेंस में भी मुझे 10 साल रहने का मौका मिला, तो 3 बार तो RBI से बात होती है रोज वित्त सचिव की। डेफिसिट बजटिंग में तो ये ओवर